अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेज़र की प्रॉपर्टीज़ तो हमने जान ली, लेज़र काम कैसे करती है ये भी सीख लिया, और एक कमर्शियली इस्तेमाल होने वाली लेज़र हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में भी हमने सीख लिया। तो अब हम फाइनली लेज़र के कुछ एप्लीकेशंस, कुछ एडवांटेजेस पे बात करेंगे कि कैसे लेज़र इंडस्ट्री में और मेडिकल की फील्ड में मकबूल है, इस्तेमाल होती है, यूज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं लेज़र के एडवांटेजेस पे भी बात करूंगा, और इसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो ये स्टूडेंट्स, आप देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि लेजर मोनोक्रोमैटिक, इंटेंस और कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट है। इसकी यही प्रॉपर्टीज इसे इंडस्ट्री में और मेडिकल की फील्ड में मकबूल बनाती है। तो ये स्टूडेंट्स, चलिए फिर हम देखते हैं कि मेडिकल में लेजर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं बता चुका हूं ये इंटेंस है, ये हीट प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लेजर को एज अ सर्जिकल टूल यूज करते हैं डिटैच्ड रेटिनास को वेल्ड करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, रेटिनास आप जानते हैं कि आंखों में बैक साइड पे एक पतली सी झिल्ली है जिस पर इमेज बनता है, जिस इमेज को फिर हमारे ब्रेन को सेंड कर दिया जाता है। ब्रेन प्रोसेस करके हमें वो सामने विजन दिखाता है जो हम देख रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात किसी डिजीज की वजह से ये रेटिनास डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं या फट जाते हैं। तो इन रेटिनास को दोबारा से जोड़ने के लिए, वेल्ड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाना चाहिए जो इंतहाई फोकस्ड, इंतहाई बारीक, प्रिसाइज और हाई एनर्जी रखता हो। तो इसके लिए लेजर से बेहतर और क्या है? सो डियर स्टूडेंट्स, लेजर बीम्स आर यूज्ड एज अ सर्जिकल टूल्स फॉर वेल्डिंग द डिटैच्ड रेटिनास। स्टूडेंट्स, मैं जैसे कि अभी इसी लम्हे आपको बता चुका हूं कि लेजर्स के पास एनर्जी है, लेजर्स हीट प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इन्हीं लेजर्स को इस्तेमाल करते हुए अगर हम किसी खास रीजन पर, किसी खास लोकलाइज्ड एरिया पर इंटेंस बीम ऑफ लेजर फॉल करवाएं, तो वो एरिया, वो रीजन, या अगर बॉडी का वो टिश्यू है तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यही प्रॉपर्टी यूज करके डियर स्टूडेंट्स हम लेजर से डिफरेंट लिविंग सेल्स पर रिसर्च करते हैं। जब डिफरेंट बायोलॉजिस्ट सेल्स की रिसर्च कर रहे होते हैं, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट सेल्स की रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि एक सेल में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर मेंबर, कोई छोटा ऑर्गेनेली रिमूव कर दिया जाए तो वो सेल कैसे बिहेव करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनेली को रिमूव करने के लिए लेजर ही यूज की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पर देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। द नैरो इंटेंस बीम ऑफ लेजर कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द टिश्यू इन अ लोकलाइज्ड एरिया। The tiny organelle within a living cell have been destroyed by using the lasers to study how that the absence of that organelle will affect the behavior of cell। कि उस अगर ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उस की एब्सेंस में हमारा सेल कैसे बिहेव करेगा, ये रिसर्च पर्पस में लेजर का यूज है। स्टूडेंट्स, अभी मैं बता चुका हूं कि चूंकि इसे एक खास लोकलाइज्ड एरिया या रीजन पर फॉल करवाकर वहां मौजूद टिश्यूज डैमेज एंड डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, तो फिर इसका यही यूज इसे कैंसर के ट्रीटमेंट में भी मकबूल बनाता है। अगर कहीं पर कैंसर या कोई ट्यूमर मौजूद हो, या ट्यूमर बनने के चांसेस मौजूद हो, इर्रेगुलर डिवीजन ऑफ सेल हो रही हो। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेल्स अगर बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाएं तो वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैंसेरियस सेल्स बन जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी बॉडी के पार्ट में ऐसा ट्यूमर जन्म लेना शुरू कर दे
तो उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है इंतहाई फाइनली फोकस्ड बीम ऑफ लेजर से। लेजर उस पर्टिकुलर एरिया पे फॉल करवा के उस रीजन में मौजूद सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो चलिए बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइनली फोकस्ड बीम ऑफ लेजर हैज बीन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसीरियस एंड प्री कैंसीरियस सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये भी इसका मेडिकल में ही यूज है। स्टूडेंट्स, बात यहां पर अभी खत्म नहीं होती, एक और मेडिकल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात कोई डिजीज किसी बॉडी के लोकलाइज्ड एरिया में अगर पैदा हो जाए और चांसेस हो कि वो डिजीज ब्लड के साथ मिलके पूरी बॉडी में अगर सर्कुलेट कर गई तो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देगी और फर्टिलिटी का, कैजुअलिटी का, मौत का सबब बन जाएगी। तो फिर उस डिजीज को एक लोकलाइज्ड एरिया में कन्फाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस बॉडी में उस डिजीज को एक लोकलाइज्ड एरिया में कन्फाइन कैसे किया जाए, इस काम के लिए भी हम लेजर यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई डिजीज वाला सेल, कोई डैमेज सेल या कोई और प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन बॉडी में मौजूद है और आप उस डिजीज को बॉडी में नहीं फैलने देना चाहते, तो डियर स्टूडेंट्स उस डिजीज को किसी लिम्फ या किसी ब्लड वेसल में ही सील कर दिया जाता है बाय यूजिंग लेजर। डियर स्टूडेंट्स, किसी लिम्फ या ब्लड वेसल को सील करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप प्लास्टिक के बैग को हीट से सील कर दें। इसी तरह से किसी लिम्फ या ब्लड वेसल में अगर डिजीज मौजूद है, कोई डिजीज वाले या वायरस वाले सेल मौजूद है, उन्हें लिम्फ या उस ब्लड वेसल में दोनों तरफ से सील करके ट्रैप कर दिया जाता है। So the heat of the laser seals off the capillaries and lymph vessels to prevent the spread of the disease. Dear students, अब ये फिर से लेजर का एक और यूज है, मगर इस बार जो लेजर का यूज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं ये मेडिकल नहीं बल्कि इंडस्ट्री की फील्ड में। स्टूडेंट्स देखिए, लेजर एनर्जेटिक है, लेजर हीट कॉज कर सकती है, तो डियर स्टूडेंट्स फिर लेजर को इस्तेमाल किया जाता है ड्रिलिंग पर्पसेस के लिए, लेजर को इस्तेमाल किया जाता है कटिंग पर्पसेस के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जितनी प्रिसाइज लेजर होती है, इस प्रिसीजन की वजह से लेजर को बहुत बेहतरीन कटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज में जितनी एक्यूरेट और प्रिसाइज कटिंग की जाती है वो लेजर कटर्स ही की मदद से की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये कटिंग के लिए बल्कि ये वेल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेजर वेल्डिंग एक बहुत फेमस टेक्निक है दो मेटल्स को या दो मशीन्स के पार्ट्स को जोड़ने की, जिसमें दो मशीन्स के पार्ट्स को एक दूसरे के करीब लाया जाता है, लेजर फॉल करवाई जाती है, लेजर की हीट से वो पार्ट्स मेल्ट करके फ्यूज कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो चलिए फिर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है हमारी बुक में। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल area by the laser beam is also used for welding and machining metals and for drilling the tiny holes in the hard materials. Dear students, अगली बात अगर देखी जाए तो लेजर चूंकि डिस्पर्स नहीं होती, स्कैटर नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल है, बिल्कुल स्ट्रेट बात में ट्रेवल करती है, तो इसकी यही स्ट्रेटनेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रेटनेस को मेजर करने के लिए। जितने भी सर्वेयर्स हैं वो अपने इक्विपमेंट की स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए लेजर का सहारा लेते हैं। और अगर कोई कंस्ट्रक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अगर ये देखना चाहते हैं कि बहुत लंबी कोई दीवार है, आया वो स्ट्रेट है या नहीं, तो उसकी स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए भी लेजर ही यूज की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए फिर पढ़ते हैं। द प्रिसाइज स्ट्रेटनेस ऑफ लेजर बीम इज आल्सो यूजफुल फॉर सर्वेयर्स फॉर लाइनिंग अप द इक्विपमेंट्स स्पेशली इन इनएक्सेसिबल लोकेशंस। डियर स्टूडेंट्स, लेजर चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा सोर्स है एनर्जी का, लोकलाइज्ड एरिया पे बहुत हीट प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर यही लेजर फ्यूजन रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फ्यूजन रिएक्शंस में हम दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब लाके जोड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस बना सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि दो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, उन्हें एक दूसरे के करीब लाना बहुत मुश्किल है। इन्हें एक दूसरे के करीब लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ लेजर एक एनर्जी का सोर्स बन सकती है फ्यूजन रिएक्शन के लिए। तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी यूज्ड एज अ एनर्जी सोर्स फॉर स्टार्टिंग द फ्यूजन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 10 में आपने ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़े थे। ऑप्टिकल फाइबर्स में जो लाइट ट्रांसमिट करती है वो बेसिकली लेजर ही होती है, एंड लेजर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग होलोग्राफी। होलोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे लाइट की मदद से स्पेस में एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसी प्लेन पे, किसी सरफेस पे नहीं, बल्कि स्पेस में बनाया जाता है, खला में बनाया जाता है। इस होलोग्राफी को देख के आप ये जज नहीं कर सकते कि क्या वो ऑब्जेक्ट वाकई वहां मौजूद है या वो सिर्फ एक इल्यूजन है, वो एक इमेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इल्यूजन, इस होलोग्राफी को बनाने के लिए भी बहुत हाई एनर्जी वाली लाइट चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये काम भी लेजर ही करती है। इस होलोग्राफी की टेक्निक से हम उन चीजों को जिन्हें 2 डायमेंशनल सरफेस पे नहीं समझ सकते, 3 डायमेंशनल सरफेस पे ड्रॉ करके समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो लेजर के कुछ यूजेस हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं और पहले 2 सवाल भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब। चलिए जी, गुफ्तगू को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस लेक्चर का पहला सवाल। इस लेक्चर का भी पहला सवाल है वाला, और एक्सरसाइज का भी ये पहला ही सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो लेजर के यूजेस पर बात थी, डिस्कशन थी, वो हम इसी लेक्चर के पिछले हिस्से में कर चुके हैं। अब हमारे सामने पहला सवाल एक्सरसाइज का मौजूद है। चलिए जी, पढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट Bohr's theory of hydrogen atom is based upon several assumptions. Do any of these assumptions contradict classical physics? जो बोहर्स की थ्योरी थी हाइड्रोजन एटम के ऊपर, वो चंद मफरूजात assumptions पर बेस करती थी। आपको याद होगा हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनमें से कोई एक assumption भी क्लासिकल फिजिक्स से, यानी बोहर से पहले वाली फिजिक्स से कॉन्ट्राडिक्ट करती है? कहीं पर कोई इख्तलाफ है? तो अगर इख्तलाफ है तो उसे एक्सप्लेन करें। डियर स्टूडेंट्स, जरा पहला पोस्टुलेट बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का रिकॉल करें। मैं आपके सामने लिखता हूं, यहां पर लिखते हैं जी पोस्टुलेट नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, पहले पोस्टुलेट में, पहली एजम्पशन में बोहर क्या कहता है? हम एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ अपने वर्ड्स में उसे पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन करते हैं। पहले पोस्टुलेट में बोहर कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो एक ही फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सो कुछ इस तरह की बात बोहर ने की थी। चलिए लिखते हैं, electron revolves around the nucleus in a fixed orbit। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? विदाउट रेडिएटिंग, रेडिएट किए बगैर, एनर्जी खारिज किए बगैर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट को देखें तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है? स्टूडेंट्स, क्लासिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बानी हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिसका तज़किरा आप यकीनन चैप्टर नंबर 16 में आखिरी टॉपिक्स में, जहां पे आप प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ के आए हैं, वहां पर करके आए होंगे।
जेम्स क्लार्क मैक्सवेल क्या कहते हैं? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ये कहते हैं, एक्सेलरेटिंग चार्ज अगर होगा तो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी. सो एक्सेलरेटिंग चार्ज विल ऑलवेज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा. अब एक्सेलरेशन रोटेशन में भी होती है. सो एक्सेलरेशन कुड बी, एक्सेलरेशन कैसी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन कुड बी डन, कैसे होगी? बाय ऑसिलेशन और बाय सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन से भी एक्सेलरेशन हो सकती है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सेलरेशन होगी तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा प्रोड्यूस होंगी, विल ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखें, रदरफोर्ड क्या कहते हैं? सो रदरफोर्ड क्या कहते हैं? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल यकीनन आपको याद होगा. रदरफोर्ड कहता है कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस के गिर्द अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रेवोल्यूशन या ऑर्बिटल मोशन एक्सेलरेटिंग मोशन है. ये स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा जरूरी है, और सेंट्रीपेटल फोर्स से सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी मौजूद होती है. तो उसके इस एक्सेलरेटिंग मोशन से ये चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा. तो जब ये चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी कम करते करते एक पॉइंट आएगा जब ये इस एटम के न्यूक्लियस पर फॉल कर जाएगा, जिससे ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये क्लासिकल थ्योरी थी. क्लासिकल थ्योरी पर बेस करता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिससे इख्तलाफ किया था बोहर ने. बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in a fixed orbit without radiating. रेडिएट किए बगैर एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है. तो आपके इस जवाब का जो आंसर होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? यस, बोहर्स का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्लासिकल थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट करता है. सो आपका जवाब होगा यस, फर्स्ट postulate of Bohr's atomic model या Bohr's theory of atom contradicts with the classical physics. और वो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था, फिर उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने भी आपके सामने लिखे. तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहला सवाल. उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ. चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं. अगला सवाल इस वक्त हमारे सामने मौजूद है. द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क, What is meant by line spectrum? लाइन स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है, आपको इस सवाल में ये बताना है. How line spectrum can be used for the identification of elements? एलिमेंट्स की तशखीस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी पहचान के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा पार्ट है इसके सवाल का कि हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर लाइन स्पेक्ट्रम है क्या. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देख लीजिए. लाइन स्पेक्ट्रम है क्या? चलिए डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूं. डियर स्टूडेंट्स, लाइन स्पेक्ट्रम कब आता है? देखिए, अगर हम किसी गैस के सैंपल को हीट करें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस एक चैम्बर में एक कोल्ड गैस का सैंपल है, इस कोल्ड गैस के सैंपल को जो मैं इस क्यूब में ड्रॉ करना चाह रहा हूं, अगर मैं इसे एनर्जी देकर एक्साइट करूं, एनर्जी देकर एक्साइट करूं से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल मैं इसे एक
वाइट रेडिएशन, क्योंकि वाइट कलर मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता तो मैं ये रेड ड्रॉ करूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वाइट रेडिएशन इस पे फॉल करवाई। अब वाइट रेडिएशन आप जानते हैं कि मुख्तलिफ कलर्स पर मुश्तमिल है, 7 मुख्तलिफ रंग हैं इसमें। इस वाइट रेडिएशन में से कुछ कलर्स ये गैस का सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब वो लाइट इस गैस के सैंपल में से गुजरती हुई पास करती हुई दूसरी साइड पर आएगी, तो अब ये वाइट कलर नहीं रहेगा, इसमें से कुछ वेव्स स्किप हो चुकी हैं, कुछ वेव्स ये गैस का सैंपल एब्जॉर्ब कर चुका है। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इस लाइट को एक प्रिज्म में से पास करूंगा इसके एग्जामिनेशन के लिए, इसे जब मैं प्रिज्म में से गुजारूंगा ताकि देख सकूं कि इस वाइट लाइट में से कितने कलर्स जा चुके हैं, तो मुझे पता चलेगा कि हो सकता है इस वाइट लाइट में से 1 2 3 कलर्स ही मेरे पास आए और बाकी कलर्स ना आए, तो मुझे पता चलेगा कि 4 मुख्तलिफ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल इसी तरह के आता है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इस गैस के सैंपल को छोड़ दूंगा ठंडा होने के लिए, तो फॉर एग्जांपल अगर अब आप इस गैस के सैंपल को छोड़ दें तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर आप इस गैस के सैंपल को कूल होने के लिए छोड़ दें माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं क्या होगा? जो वेवलेंथ्स इसने एब्जॉर्ब की हुई थी वो एमिट करना शुरू कर देगा, वो रेडिएशंस निकालना शुरू कर देगा ये गैस का सैंपल। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सैंपल से निकलने वाली रेडिएशंस को फिर एग्जामिनेशन के लिए प्रिज्म में से पास करूं, तो मैं देखूंगा कि अब वो 4 रेडिएशंस निकल रही हैं जो इसने पहले एब्जॉर्ब की थी, और वो रेडिएशंस सामने इस तरह का पैटर्न बनाएंगी लाइन की फॉर्म में। आप देखेंगे वो 4 या 5 रेडिएशन जो पहले एब्जॉर्ब हुई थी वो अब इस तरह से लाइन की सूरत में सामने आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पेक्ट्रम अब आप देख रहे हैं ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, और चूंकि ये डिस्कंटिन्यूअस और लाइन की फॉर्म में है, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? इट वुड बी कॉल्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रम। इसे हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम आमतौर पर एटम्स की खसूसियत है, एटम्स की प्रॉपर्टी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन स्पेक्ट्रम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अब आपने सीखा, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम है क्या? लाइन स्पेक्ट्रम डिफाइन करने लगे हम। व्हेन द सैंपल of material, usually in the form of vapors होता है डियर स्टूडेंट्स, ये at low pressure, बहुत लो प्रेशर पे रखते हैं इसे, is excited by electric discharge। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से अगर उसे एक्साइट किया जाए, देन अपॉन de-excitation पर डियर स्टूडेंट्स it will emit wavelengths of certain रेंज, कुछ खास रेंज की, कुछ खास सीरीज की वेवलेंथ वो एमिट करेगा इन द स्पेक्ट्रम। सो दिस स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। हम इस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो लाइन स्पेक्ट्रम की गुफ्तगू आपने समझ ली। क्या अब सवाल ये पैदा होता है, हमसे ये भी पूछा जा रहा था कि हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इस बात का जवाब देने के लिए मुझे फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा। चलिए इस सैंपल को अब रिमूव करते हैं, क्योंकि हमने इस रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो सीख लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब लाइन स्पेक्ट्रम किसी भी मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, चलिए आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सिंपल सा
एटम है यूनी इलेक्ट्रॉनिक या मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का, जिसके सेंटर में एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और गिर्द एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इस पहले शेल को छोड़ चुका है और एक्साइटेड स्टेट में यानी कि दूसरे शेल में, कुछ इस तरह से ये इसका दूसरा शेल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। डियर स्टूडेंट्स, जब भी ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करेगा यानी कि नीचे पहले शेल पे ये ग्राउंड स्टेट पर फॉल करेगा, तो डी एक्साइटेशन के दौरान ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कितनी एनर्जी एमिट करेगा। हम सब ये जानते हैं कि ये जो एनर्जी एमिट करेगा इट वुड बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू शेल्स, और इससे इसकी वेवलेंथ भी फाइंड आउट की जा सकती है। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, फॉर्मूला हमारे पास है। तो इस फॉर्मूले से आप जो एमिटेड वेवलेंथ है वो भी देख सकते हैं कितनी है। स्टूडेंट्स, काबिल गौर बात यह है, इन पहले और दूसरे शेल का जो एनर्जी डिफरेंस है E2 माइनस E1 जो है पहले और दूसरे शेल का जो एनर्जी डिफरेंस है हाइड्रोजन के लिए वो यूनिक है। यानी जो एनर्जी का डिफरेंस पहले और दूसरे शेल का हाइड्रोजन का है वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में और किसी भी एलिमेंट का नहीं है। हाइड्रोजन के बाद पीरियोडिक टेबल में हीलियम आता है, दूसरा एलिमेंट। स्टूडेंट्स, जो एनर्जी का डिफरेंस हीलियम के पहले और दूसरे शेल में है वो किसी दूसरे एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है तमाम एलिमेंट्स का वो यूनिक है। सो मैं नोट में ये बात यहां पे लिखना चाहता हूं, ये पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं। चलिए बुलेट की फॉर्म में क्लियर करते हैं। सो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म लिखी, बिटवीन द शेल इज यूनिक फॉर ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स के लिए ये यूनिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये तमाम एलिमेंट्स के लिए यूनिक है इसका मतलब है अगर एनर्जी हर एलिमेंट की डिफरेंट रिलीज होगी डी एक्साइटेशन पे, तो अगर एनर्जी डिफरेंट रिलीज होगी तो इसका मतलब है ये वेवलेंथ भी हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट रिलीज होगी। तो अगर हर एलिमेंट की वेवलेंथ डिफरेंट रिलीज होगी तो डियर स्टूडेंट्स हर एलिमेंट का ये जो लाइन स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं वो भी डिफरेंट आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम उसकी आइडेंटिटी है। जैसे कि हमारे हाथ पर मौजूद जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये हमारी आइडेंटिटी है, किसी दूसरे शख्स के साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ हमारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। इसी तरह से इनका जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो इन एलिमेंट्स की फिंगरप्रिंट्स की हैसियत रखता है, इन एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन की हैसियत रखता है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पे ये बात लिख सकता हूं इसके दूसरे पॉइंट में, एवरी एलिमेंट is capable of absorbing and emitting unique set of wavelengths. So that is why line spectrum can be used for the identification of the elements. डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो मैंने गुफ्तगू आपके साथ की है वो आपको बिल्कुल क्लियर हुई है, उसमें किसी किस्म का अब आपका कोई सवाल बाकी या मौजूद नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यूजेस भी आपने सीख ली हैं, याद भी कर ली हैं और आपने पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी समझ लिए हैं। स्टूडेंट्स, अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, मैं आपसे मिलूँगा आने वाले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।